अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा क्लास 9 बायोलॉजी है, यूनिट नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ चैप्टर है। इसमें आज हम कवर करेंगे सेल और इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स है, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेल के बारे में, सब सेलुलर पार्टिकल्स क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्जी बॉडीज और गल्जी अपरेटस, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि इजी एंड सिंपल नोट्स है। तो चले शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी, के सेल थ्योरी कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था सेल थ्योरी में, तो हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हॉक ने 1665 में इसने क्या किया था, अ डिस्कवर्ड ऑफ सेल। रॉबर्ट हॉक ने ये सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे इन 1665। एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। इन इंग्लिश साइंटिस्ट यूज्ड अ होम मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन कॉर्क एंड डिस्कवर्ड स्मॉल कंपार्टमेंट ही कॉल्ड सेलुलाe विच आर नाउ नोन एज सेल्स। सबसे पहले रॉबर्ट हॉक ने सेल्स डिस्कवर किए थे। इसने जो डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट इसने स्टडी की अंडर माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उसने वहाँ पर स्मॉल कंपार्टमेंट्स और चैम्बर्स देखे और उसने इसको नाम दिया सेलुलाe, और अब हम इसे सेल्स कहते हैं। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किया था रॉबर्ट हॉक ने। इसने जो डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं इसमें ये स्टडी किया था। सेकंड वन, एंटन वैन लीeuwenhoek 1676 में डिस्कवर्ड अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। डच साइंटिस्ट एंटन वैन लीeuwenhoek यूजिंग अ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप, इसने रॉबर्ट हॉक से भी पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया और स्टडी किया। डिस्कवर्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड ऑफ वाटर, इसने एक ड्रॉप ऑफ वाटर लिया और अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। नोन एज एनिमल्क्यूल्स इन नाउ एज अ प्रोटेस्ट, इसने इस ड्रॉप को स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इसमें स्टडी किया और इसको नाम दिया एनिमल्क्यूल्स, और आज जो हम इसे प्रोटेस्ट कहते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ये एंटन वैन लीeuwenhoek ने स्टडी किया था। सेकंड कंट्रीब्यूशन एंटन वैन लीeuwenhoek। थर्ड नंबर, जीन बैप्टिस्ट de Lamarck 1809 में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, ऑब्जर्विंग सेल्स। फ्रेंच साइंटिस्ट जे.बी. de Lamarck ऑब्जर्व सेल्स इन एनिमल्स एंड प्लांट अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसने सेल्स ऑब्जर्व की प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स माइक्रोस्कोप के जरिए से इसने स्टडी किया सेल्स को। कंक्लूडेड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यूज। तो जैन बैप्टिस्ट de Lamarck का कहना था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है ये सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि इसने दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये स्टडी की सेल्स। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स। अब इसने सेल में ये कंट्रीब्यूट किया। इसने कहा कि सेल में एक पार्ट भी होता है जैसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होता है। डिस्प्रूविंग द आइडिया ऑफ सेल हैविंग एम्प्टी स्पेसेस, इससे पहले कंसेप्ट था रॉबर्ट ब्राउन से पहले, इसने न्यूक्लियस डिस्कवर होने से पहले कंसेप्ट था कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेसेस होता है। तो इस स्टेटमेंट को इसने डिस्प्रूव किया, गलत साबित किया कि सेल के अंदर एक पार्ट होता है और इसे न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट, मैथियस श्लीडन 1838 में, इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया था, सेल एंड प्लांट्स। जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियस श्लीडन प्रपोज दैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विद इन द सेल वॉल। मैथियस श्लीडन ये बॉटनिस्ट था। इसने ये स्टेटमेंट जारी की कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सब सेल से मिलकर बने होते हैं। थियोडोर श्वान 1839 में, इसने क्या कहा, एक साल बाद 38 एंड 39, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट था थियोडोर श्वान। इसने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था और उसने कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सेल से मिलकर बने होते हैं। सिमिलर टू प्लांट सेल बट लैकिंग ऑफ सेल वॉल, ये प्लांट जैसे ही होते हैं लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये सेल वॉल मौजूद होता है।
जैन एवांगेलिस्टा पुरकेंजी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। एमसीक्यूज़ के लिए पॉइंट्स आ सकते हैं, अपने पास ये नोट करें। जैन एवांगेलिस्टा पुरकेंजी ने इसने कहा कि साइटोप्लाज्म भी एक झिल्ली लाइक सब्सटेंसेस होता है, ये इसमें मौजूद होता है। जैन एवांगेलिस्टा पुरकेंजी सजेस्टेड दैट सेल कंटेन अ विस्कस सब्सटेंसेस, गाढ़ा सब्सटेंसेस में मौजूद होता है। इनिशियली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इसने नाम दिया, और लेटर अब जो हम इसे साइटोप्लाज्म के नाम से जाने जाते हैं। रोडल्फ विर्च्यू ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था 1855 में? सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल्स। इसका कहना था कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं ये पुराने सेलों से मिलकर बने होते हैं। जर्मन पैथोलॉजिस्ट था रोडल्फ विर्च्यू एक्सटेंडेड सेल थ्योरी इन 1855, stating that all living cells arise from pre-existing cells। जितने भी नए सेल बनते हैं ये प्री सेल से बनते हैं, तो इसका ये स्टेटमेंट था। लुईस पास्चर का क्या कहना था 1862 में? सपोर्टिंग वर्च्यू हाइपोथेसिस, ये भी वर्च्यू हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता था। लुईस पास्चर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इन 1862 टू सपोर्ट वर्च्यू हाइपोथेसिस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया कैन बी फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट बैक्टीरिया। रोडल्फ विर्च्यू ने इससे पहले कहा कि जितने भी सेल्स है ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से मिलकर बने होते। अब लुईस पास्चर ने एक स्टेटमेंट जारी की कि बैक्टीरिया भी प्री जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बैक्टीरिया जो है ये नए बैक्टीरिया प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से बनते हैं। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। सेल क्या होता है? सेल अगर हम मीनिंग की बात करें तो सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड है सेलुला, इसका मतलब होता है चैम्बर, रूम्स और अपार्टमेंट। अगर हम डिफिनीशन की बात करें सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो फंडामेंटल यूनिट हम इसे क्यों कहते हैं कि ये एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों वाइज जो है ऑर्गेनिज्म के बेसिक यूनिट होता है, क्योंकि इसमें जितने भी रिस्पायरेशन और प्रोसेस होता है ये फंक्शनल होता है हर एक यूनिट। अब द स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ दैट फोकसेस ऑन सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल बायोलॉजी विद सेल्स बीइंग कंपोज्ड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल में जितने भी लिविंग मटेरियल होता है इसमें हम साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने डेवलप किया था? ये 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था, श्लीडन एंड श्वान ने 1838 एंड 1839 में ये सेल थ्योरी प्रपोज किया था। जिस तरह पिछले अब मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था, एक था बॉटनिस्ट, दूसरा था जूलॉजिस्ट। मेन पॉइंट्स क्या थे सेल थ्योरी के? ये मोस्टली पेपर में आते हैं। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी? तो ये अपने पास नोट करें, इंपॉर्टेंट है। तो सेल कंपोजिशन, मेन पॉइंट्स में सेल कंपोजिशन। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो ये एक सेल से मिलकर बने होते हैं या एक से ज़्यादा। सेकंड पॉइंट है बेसिक यूनिट। सेल क्या होता है? ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सेल फॉर्मेशन। सेल किस तरह बनते हैं? जितने भी नए सेल बनते हैं ये प्री एग्जिस्टेंट सेल से ये डिवाइड होता है या बनते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ टेक प्लेस विद इन द सेल्स। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ये सब सेल के अंदर होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। हेरिडिटरी मटेरियल भी इसमें मौजूद होता है। हेरिडिटरी मटेरियल ये सेल में मौजूद होता है न्यूक्लियस में, और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये जो है ट्रांसफ़र होता है, पास आउट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके सेल थ्योरी के, अपने पास नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब सेलुलर पार्टिकल। सब सेलुलर पार्टिकल्स क्या होता है? The first principle of the cell theory states that all organisms are composed of 1 or more cells। जिस तरह हमने सेल थ्योरी में अभी डिस्कस किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है या तो ये एक सेल से मिलकर बने होते हैं एक से ज़्यादा। तो सब सेलुलर पार्टिकल्स वो होते हैं जो हमारे पास सेल से मिलकर नहीं बनते। जिस तरह वायरस हो गया, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, ये सब क्या होते हैं? ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स होता है। अब हम डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन या
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब सेलुलर पार्टिकल, तो ये अपने पास नोट करें। द डिस्कवरी challenges that universality of the cells theory, as these entity are not composed of cells but rather represent subcellular or acellular particles। ये वायरस प्रियंस एंड वायराइड्स क्या होता है, ये हमारे पास सेल से मिलकर नहीं बनते हैं, मीन्स ये एसेलुलर होते हैं। ए मीन एब्सेंट सेलुलर मीन इसमें सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ सब सेलुलर पार्टिकल, इसके क्या खुसूसियात है ये सब सेलुलर पार्टिकल के। वायरस प्रियंस एंड वायराइड्स एग्जिबिट सर्टन करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट लैकिंग ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो ये लिविंग करेक्टर्स भी शो करते हैं लेकिन इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होता है। ये जिस तरह हमने वायरस स्टडी की, ये दोनों लिविंग करेक्टर्स भी है और इसमें नॉन लिविंग करेक्टर्स भी है। एग्जाम्पल्स क्या है वायरस की, अगर हम बात करें तो वायरस ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है कंपोजिशन। ये लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस सेल्स कंबाइन नहीं होते इसमें। डिस्पाइट हैविंग जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड के अंदर मौजूद होता है। वायरस इज लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें सेल्स मिलकर नहीं बनते हैं, ये वायरस सेल से नहीं बना होता है। वायरस पर मैंने एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया है, वो भी देखें। जिस तरह प्रियन की अगर हम बात करें सब एसेलुलर, सेकंड वन एसेलुलर पार्टिकल की, तो कंपोजिशन इसका है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये भी लैक ऑफ सेलुलर बॉडी, यहाँ पर भी सेलुलर कंपोजिशन मौजूद नहीं होता। प्रियंस आर प्रोटीन बेस्ड एंटिटी विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये इसमें प्रोटीन मौजूद होता है लेकिन सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। वायराइड कंपोजिशन ये ओनली आरएनए मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होता है। तो ये एमसीक्यूज वाइज ये सब याद रखिए पॉइंट्स। ये भी इसमें भी वायराइड्स में भी हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होता है। वायराइड्स कंसिस्ट ऑफ सोनली आरएनए इसमें मौजूद, डू नॉट पोजेस सेलुलर स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर भी मौजूद नहीं होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है वायरस, वायरान जो प्रियंस है और वायरस, ये सब स्ट्रक्चर्स है हमारे पास सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स की। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इस यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है एनिमल सेल में। प्लास्टिड यहाँ पर मौजूद होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। विक्यूल्स सिंगल एक होता है और लार्ज होता है प्लांट सेल में, वाइल एनिमल सेल में स्मॉल और बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियस पोजीशन ये साइड पर होता है, सेल के साइड पर ही न्यूक्लियस मौजूद होता है प्लांट सेल में, वाइल एनिमल सेल में सेंटर में मौजूद होता है। सेल डिवीजन ये बाय सेल प्लेट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर बार बार एमसीक्यूज आता है। सेल डिवीजन प्लांट सेल में किस तरह होता है, ये सेल प्लेट पर होता है। और यहाँ पर जो है अकर्स बाय ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जिस तरह लेंस होता है, जो ऐनक होता है, ग्लासेस, इस तरह इसमें ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सेंट्रियोल यहाँ पर एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, और ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और यहाँ पर फूड ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये पॉइंट्स भी याद रखें। एनिमल सेल और प्लांट सेल्स ये कुछ इस तरह का होता है, ये हमने डिस्कस किया भी। यहाँ पर वेक्यूल लार्ज होता है और साइड में होता है, यहाँ पर सेंटर में होता है। अब सेलवाल क्या होता है? सेलवाल ये रिजिड हार्ड इनपरमिएबल नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल होता है, सख्त होता है, परमिएबल होता है, इससे जितने भी चीज़ें होते हैं सेल के लिए रिक्वायर होते हैं उससे पास आउट होता है, नॉन लिविंग होता है, और आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, इसे सेल वॉल कहते हैं। डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हॉक ने 1665 में ये सेल वॉल स्टडी की और डिस्कवर की। थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये सेल वॉल वेरी होता है, मुख्तलिफ सेल्स में इसका थिकनेस वेरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रेकियट्स की बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल थिक होता है, और पेरेन्काइमा जो है यहाँ पर थिन सेल वॉल्स मौजूद होता है इन सेल्स में। तो ये अपने पास नोट करें। केमिकली ये सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? द प्लांट सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से ये मिलकर बना होता है।
फंजाई में काइटिन से मिलकर बना होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। एमसीक्यूज़ के लिए ये भी आ सकते हैं ये पॉइंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल वॉल जो है ये 3 कंपोनेंट्स 3 लेयर्स पर ये मौजूद होता है। एक है मिडल लेमेला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाल। मिडल लेमेला जो है ये फर्स्ट फॉर्म लेयर बिटवीन द 2 प्राइमरी वाल्स ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल्स। 2 सेलों के दरमियान ये एक लेयर होता है, इसे मिडल लेमेला कहते हैं। 2 प्राइमरी सेल वाल को ये एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल एक दूसरे से बेंड करना, अटैच करना 2 एडजेसेंट सेल्स टुगेदर। 2 सेल वॉल को एक दूसरे के साथ अटैच करना ये मिडल लेमेला का काम है। ये मिडल लेमेला कंपोजिशन किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये मिडल लेमेला मेनली कंपोज होता है पेक्टिन, एक केमिकल होता है, एज अ सीमेंट का काम करता है ये सेल वॉल में। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स में ये प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकंड लेयर प्राइमरी सेल वॉल होता है। ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स में ये बनते हैं प्राइमरी वॉल्स। ये प्राइमरी वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये मेनली पेक्टिन, इस यहाँ पर सेलुलोज एंड पेक्टिन दोनों मौजूद होता है। थर्ड वन लेयर है सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल जो है ये इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी वाल होता है एंड ये थिक होता है और रिजिड होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वाल, और ये हार्डर और वुडी पोर्शन ऑफ द प्लांट में ये मोस्टली मौजूद होता है। सेकेंडरी वाल और सेकेंडरी लेयर जो है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ये क्योंकि हार्ड होता है, ये केमिकली सेलुलोज भी मौजूद होता है, लाइनिन, इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिकॉन, वैक्सेस और मुख्तलिफ केमिकल्स यहाँ पर मौजूद होता है। फंक्शन ऑफ ओवरऑल फंक्शन ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है ये शेप प्लांट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट बॉडी को रिजिड करता है। इसके साथ साथ ये परमिएबल होता है, परमिएबल लेयर होता है, मटेरियल इससे पास आउट होता है। नेक्स्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, सेल के अंदर जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तो ये बर्स्टिंग से ये भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास दरमियान वाले हिस्से में मिडल लेमेला होता है, यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी वॉल जो है यहाँ पर मौजूद होता है। इस तरह ये सब चीज़ यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है, सेल वॉल और इसके बाद इनर साइड पर सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें प्लाज्मोडेस्माटा एक स्मॉल पोर होता है। ये एक सेल से दूसरे सेल में जो है चीज़ें ट्रांसफ़र होता है प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, तो ये भी याद रखें। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये थिन होता है, इलास्टिक होता है एंड सेमी परमिएबल लेयर ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में ये दोनों में होता है। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल में, वाइल बिलो द सेल वॉल इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है और प्लांट सेल में जो है इनर साइड पर होता है। सबसे पहले सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। केमिकल कंपोजिशन जो है प्रोटीन 60 to 80% यहाँ पर मौजूद होता है, लिपिड 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 2 to 10% मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है ये S.J. सांगर ने ये प्रपोज किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की फॉर्म में ही पेश किया था। इन दोनों का कहना था कि ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड का 2 लेयर ये मौजूद होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स इसमें मौजूद होता है, प्रोटीन्स भी इसमें मौजूद होता है, कुछ एम्बेडेड होता है इस बाइलेयर में प्रोटीन, क्रिएटिंग अ मोज़ेक। जिस तरह सी में चीज़ें प्लॉट कर रहे होते हैं तो इसने इस तरह मिसाल दी कि प्रोटीन कुछ एम्बेडेड होता है, कुछ इसके ऊपर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें मौजूद होता है, स्मॉल अमाउंट में ये प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ ही अटैच होता है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन
सबसे पहला फंक्शन है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है सेल को, और इसके साथ साथ शेप भी सेल को प्रोवाइड करता है। सेकंड है ये सेमी परमिएबल होता है, और ये जितने भी चीज़ें इनसाइड जाते हैं मटेरियल पैसेज भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन आइंस को भी ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और फंक्शन इज़ अ रिसेप्टर साइट फॉर हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। हार्मोन और रिसेप्टर्स जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है ये एज अ रिसेप्टर काम करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है facilitate the transport of polar molecule within special protein called permeases। ये प्रोटीन जो है प्रोटीन के ज़रिए से स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं पोलर मॉलिक्यूल के, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन ये आपने ज़रूर नोट करना है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर आप देखें मैंने आप लोग कहा कि ये लिपिड बाइलेयर है, एक लिपिड का लेयर ये है और एक ये है, तो ये लिपिड बाइलेयर हो गया। अब इसमें मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पर एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, आर एम्बेडेड प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। एम्बेडेड वो होता है जो आर पार इसमें मौजूद होता है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये एक साइड पर जो टिप पर होता है यहाँ पर मौजूद होता है। तो इस प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए तो उसे ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं, और जब लिपिड इसके साथ अटैच होता है तो इसे ग्लाइको लिपिड कहते हैं। एक पोर है आयन के लिए इस तरह, और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी इसके साथ मौजूद होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल स्पेशल टाइप ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल के ज़रिए से ही होता है। तो ये स्ट्रक्चर है ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की मीनिंग की अगर हम बात करें, साइटो कहते हैं सेल को, प्लाज्म कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटो सेल को भी कहते हैं, और जो हमारे पास सेल में जिली लाइक सब्सटेंसेस होता है इसे साइटोप्लाज्म। ये डेंस ग्रेनुलर एक्विस मटेरियल होता है इनसाइड द सेल अलावा न्यूक्लियस से, मींस न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितने भी स्पेसेस है यहाँ पर लिक्विड मौजूद होता है और इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 मिनिमम 60% और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 90% वाटर यहाँ पर मौजूद होता है। 10% अदर ऑर्गेनिक एंड नॉर्गेनिक सब्सटेंसेस इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। पार्ट्स इसके दो होता है, एक होता है साइटोसोल जो सॉल्युबल पार्ट होता है, इसमें वो सब्सटेंसेस मौजूद होता है जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल पार्ट, इसमें इस स्टोरेज वेस्ट स्टोरेज प्रोडक्ट्स करते हैं, जिस तरह मैक्रोमॉलिक्यूल्स है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्टोरेज होता है। और इनसॉल्युबल पार्ट जिस तरह इसमें ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, क्योंकि ये भी इनसॉल्युबल पार्ट में ऑर्गेनेलीज इंक्लूड्स ऑर्गेनेली लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इस तरह फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के लिए स्टोर हाउस काम करते हैं। अमाइनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड के लिए ये एज अ स्टोरेज काम करते हैं। नेक्स्ट है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस तैयार करते हैं, जिस तरह अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब साइटोप्लाज्म में तैयार होते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके साथ साथ प्रोवाइड स्पेस फॉर ऑर्गेनेलीज टू फंक्शन प्रॉपरली, जितने भी ऑर्गेनेलीज है इसने स्पेस प्रोवाइड किया है साइटोप्लाज्म ने, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों दिए गए साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहते हैं। नेक्स्ट वन ऑर्गेनेली है। मीनिंग की अगर हम बात करें, एंडो कहते हैं इनसाइड, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, इन रेटिकुलम मीन नेटवर्क। इनसाइड साइटोप्लाज्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इट इज़ मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, इससे मेम्ब्रेन इर्द गिर्द मौजूद होता है। नेटवर्क फॉर्म थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है
नेटवर्क की फॉर्म में होता है, यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो द ER आर आल्सो कॉल्ड चैनल्स, इसे चैनल्स भी कहते हैं। दे आर ऑफन कंटिन्यूस टू सेल मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपेयर टू द कंटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कभी कभार जो है ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक एक्सटेंड होता है। दिस नेटवर्क ऑफ चैनल एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फॉर्म साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन। तो ये साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क होता है, चैनल्स होता है, ये इसे साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन भी कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। The material present in these channel is separated from cytoplasmic material by spherical or tubular membrane called cisternae। अब इसके जो इंटरनल ट्यूब लाइक नेटवर्क्स है, चैनल्स है, इसमें जो मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म से इसने सेपरेट किया, इसे सिस्टरने कहते हैं। स्ट्रक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि सिस्टरने क्या होता है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम आर अटैच एंड अपेयर ग्रेनुलर एंड रफ इन फॉर्म। इसके साथ राइबोसोम अटैच होता है तो इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका फंक्शन ये है प्रोटीन सिंथेसिस करना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में भी ये हेल्पफुल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्म जिसे RER कहते हैं। तो इसके 2 मेन फंक्शन MCQs के लिए आ सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते तो इसलिए स्मूथ इन फॉर्म होता है। इसका क्या काम होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल ये भी करता है सेल के अंदर। इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं सेल को, और शेप भी ये मेंटेन करता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, जितने भी ख़तरनाक मटेरियल सब्सटेंसेस होता है ये इसे ख़त्म करते हैं, इसको डिटॉक्सिफाई करता है, इसको टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हैं। तो ये फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह है। ये हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और इसके साथ ही अटैच होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर राइबोसोम डॉट फॉर्म में, और ये स्मूथ है, यहाँ पर ये राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से ये सेल मेम्ब्रेन तक ये मौजूद होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन ऑर्गेनेलीज है गल्जी बॉडीज़। गल्जी बॉडीज़ क्या होता है, गल्जी बॉडीज़ ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है, MCQs के लिए आ सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है consisting of stack of platen sacs present in the eukaryotic cytoplasm। यहाँ पर चैनल्स होते हैं जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन ये प्लेटेंट होता है। बड़े बड़े एलोंगेटेड स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेक्स होता है, इसे साइटोप्लाज्म में ये मौजूद होते हैं। डिस्कवरी किसने की, गल्जी बॉडीज़ और गल्जी अपरेटस भी इसे कहते हैं। फर्स्ट टाइम गल्जी बॉडीज़ वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गल्जी इन 1898 में, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन 1906। इसके दौरान इसने डिस्कवर किया था गल्जी बॉडीज़ को। गल्जी was awarded the Nobel Prize for Physiology and Medicine। गल्जी को अवार्ड भी, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया क्योंकि इसने फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन पर भी काम किया था। स्ट्रक्चर ऑफ गल्जी बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें सिस्टरने क्या होता है, सिस्टरने गल्जी बॉडीज़ जो है ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन दैट आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये इलांगेटेड प्लेटेड स्ट्रक्चर्स होता है, रॉड लाइक ट्यूब्स होता है, इसे सिस्टरने कहते हैं। तो ये MCQs के लिए आपने ज़रूर याद रखना है सिस्टरने।
वेसिकल्स भी इसमें मौजूद होता है गल्जी बॉडीज़ में। वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, और ये विच प्ले अ रोल इन सिक्रीशन, और ये गल्जी बॉडी से सिक्रेट होता है ये वेसिकल्स। गल्जी कम्प्लेक्स क्या होता है? व्हेन सिस्टर ने कंबाइन विद वेसिकल्स दे फॉर्म अ गल्जी कम्प्लेक्स। जब वेसिकल्स गल्जी बॉडीज़ के साथ अटैच होता है तो ये गल्जी कम्प्लेक्स बनाते हैं। फंक्शन ऑफ गल्जी बॉडीज़, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? मेनी मॉलिक्यूल्स ट्रेवल थ्रू गल्जी बॉडीज़ ऑन देयर वे टू अदर ऑर्गेनेल्स आर द सेल मेम्ब्रेन। ये एज अ सेल के अंदर एज अ ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। नेक्स्ट है सेल सिक्रीशन। गल्जी बॉडीज़ आर एसेंशियल फॉर सेल सिक्रीशन प्रोसेसेस। सेल से जिस चीज़ें सिक्रेट होता है इसमें भी हेल्पफुल होता है गल्जी बॉडीज़। इसके अलावा प्लांट गल्जी बॉडीज़, इसे डिक्टाइसोम्स कहते हैं। डिक्टाइसोम्स प्लांट में गल्जी बॉडीज रिपर्स इज डायक्टोसोम एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, और वहाँ पर ये सेल वॉल की सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम सिंथेसिस भी करते हैं। फिजिकल फॉर्म में जो सिक्रेट होते हैं इसमें लाइसोसोम भी मौजूद होता है। लाइसोसोम अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। गल्जी बॉडीज आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम विच आर इम्पॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी गल्जी बॉडीज़ प्रिपेयर करता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी ये बनाते हैं गल्जी बॉडीज़। कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है और ये बनाते हैं गल्जी बॉडीज़। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ गल्जी बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये यहाँ पर ये प्लेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया इसे सिस्टरने कहते हैं। और ये वेसिकल, ये छोटे छोटे जो हमारे पास है ये वेसिकल होता है। इसका एक होता है सिस पेज और एक होता है ट्रांस पेज, तो इसे कहते हैं गल्जी अपरेटस और गल्जी बॉडीज़। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम रिफर्स टू द राइबोस कहते हैं शुगर को, इन सोमा मीन बॉडीज़, शुगर बॉडीज़ होता है। डिफाइन हम किस तरह करेंगे? राइबोसोम स्मॉल डेंस राउंडेड ग्रेन्यूल्स होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, और ये प्री पॉम में भी मौजूद होता है, और ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। अरब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी हमने डिस्कस किया। डिस्कवरी किसने की? जो राइबोसोम्स है फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था पेलाडे इन 1955 में डिस्कवर्ड किया था राइबोसोम। केमिकली ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? केमिकली ये इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए इन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 50% आरएनए इन 50% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। राइबोसोम को एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की अगर हम बात करें, डायमीटर ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 नैनोमीटर डायमीटर इसका होता है। सब यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट और एक होता है स्मॉल सब यूनिट। The association and dissociation of these subunit depend on the concentration of magnesium ions and ATP। अब ये जो स्मॉल और लार्ज यूनिट एक दूसरे से कंबाइन होता है तो ये डिपेंड करता है मैग्नीशियम और ATP आयन पर। जितने ज़्यादा होते हैं इसके साथ ये अटैच होते हैं, ये 2 सब यूनिट्स। पॉलीसोम्स क्या होता है? जब राइबोसोम अकर इन ग्रुप्स नॉन एज पॉलीसोम्स। राइबोसोम जब ग्रुप फॉर्म में होते से पॉलीसोम्स कहते हैं। पॉलीमीन मैनी एंड सोम मीन्स बॉडीज। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, एक होता है 70S राइबोसोम, दूसरा होता है 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम हम किस तरह लिखते हैं? इस तरह नहीं लिखते कि 50 + 20 70, नो, ये असल में 50 + 30 होता है। लार्ज सब यूनिट 50 होता है और स्मॉल जो है ये 30 होता है राइबोसोम्स। और ये स्वेडबर्ग यूनिट है, फर्स्ट टाइम इसने जो है ये राइबोसोम्स को ये साइज़ आइडेंटिफाई किया था, तो हम इसलिए इसके साथ स्वेडबर्ग
These are small size ribosome and are found in prokaryotic cells. 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होते हैं. दूसरा है 80s राइबोसोम, ये 60+40, ये 100 बनते हैं लेकिन ये 20 जो है ये एम्बेडेड होता है एक दूसरे में. दीज आर लार्ज साइज राइबोसोम और ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है. फंक्शन ऑफ राइबोसोम की अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली इन्वॉल्व होता है, इन असिस्टेंस ऑफ आरएनए के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट होता है. स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कुछ इस तरह का होता है, अभी जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होता है और प्रोटीन सिंथेसिस कुछ इस तरह का करते हैं. तो ये हो गया राइबोसोम्स. नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड जो है ये लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होता है और ये प्लांट सेल्स में मौजूद होता है. पिगमेंट मीन कलर इसमें मौजूद होता है. इस जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मेनली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो 3 मेन टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कलर एंड फंक्शन की बेस पर 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरो असल को कहते हैं क्लोरोफिल से निकला हुआ है, एंड प्लास्ट मीन प्लास्टिड. तो क्लोरोप्लास्ट वो टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है जिनमें ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, जो क्लोरोफिल में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट होता है. ये कहाँ पर मौजूद होता है? जितने भी ग्रीन पार्ट्स होता है प्लांट्स के, ये वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. स्ट्रक्चर किस तरह होता है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका. आउटर स्मूथ होता है, इसे इसके अंदर जो है सेक्स मौजूद होते हैं, इसे थिलाकाइड्स कहते हैं. और इनर मेम्ब्रेन में थिलाकाइड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है. विद इन द मेम्ब्रेन देयर इज अ सेमी फ्लूइड पोर्शन, इसे स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा जो है ये जो स्पेस होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में. और यहाँ पर प्रोटीन, राइबोसोम एंड डीएनए भी मौजूद होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ज़रूर याद है. क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, क्योंकि इसके खुद का डीएनए है तो ये खुद ब खुद रिप्लिकेशन करता है. फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है. यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है थिलाकाइड्स में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है. स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन थिलाकाइड्स में. क्रोमोप्लास्ट सेकंड वन प्लास्टिड के जो स्ट्रक्चर है वो है क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्रोमोप्लास्ट ये भी क्रोमा कहते हैं कलर्ड को, एंड प्लास्ट जो है प्लास्टिड को कहते हैं प्लास्ट. ये हमारे पास ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं प्लांट्स में तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये कंट्रोल करते हैं. दे कंटेन, इसमें कौन कौन से कलर्स मौजूद होते हैं? यहाँ पर जिस तरह रेड हो गया प्लांट्स में, ब्राउन, येलो, ब्लू एंड पर्पल, और इसके अलावा जितने भी ये क्रोमोप्लास्ट में आते हैं. ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये फ्लावर्स में मौजूद होता है, क्योंकि फ्लावर जो है मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कलर्स इसमें मौजूद होता है. फ्रूट्स में, यंग लीव्स में, वहाँ पर ये मौजूद होता है. इसका क्या फंक्शन होता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, और जितने भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, ये फ्रूट्स के सीड्स डिस्पर्सल के लिए भी अट्रैक्शन करते हैं. ये फ्लावर्स, ये रंग बिरंग फ्लावर, तितली और इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं. लीकोप्लास्ट नेक्स्ट वन है. लीको कहते हैं कलरलेस को, इसका कोई कलर नहीं होता है. प्लास्ट मीन प्लास्टेड. अब लीकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस और लेक विजिबल पिगमेंट्स, इसमें ज़ाहिरी तौर पर इस तरह कुछ कलर मौजूद नहीं होता है. ये कहाँ पर मौजूद होता है? अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो ज़मीन के अंदर जो पार्ट्स होता है यहाँ पर मौजूद होता है. इसमें रूट, स्टेम, राइजोम एंड ट्यूबर्स जो है इसमें आते हैं. इसका क्या काम होता है? फूड स्टोरेज करना, जिस तरह स्टार्च हो गया, प्रोटीन, ऑयल, ये सब स्टोर करते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्ट जो है मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट सेल्स में. प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिस तरह मैंने आप लोग, ये डबल मेम्ब्रेन है. यहाँ पर
ये स्ट्रोमा, जो खाली स्पेसेस है ये स्ट्रोमा, और ये तेलाकाइड्स है। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन ग्रेनम, ल्यूमन, आउटरमोस्ट लेयर, ये सब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ये डिराइव हो चुका है माइटोस से, और इसका मीनिंग है थ्रेड, एंड कॉन्ड्रियन मीन ग्रेन्यूल, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स in the cytoplasm is called mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है, कलरलेस है, कलरलेस स्ट्रक्चर्स होता है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। केमिकली ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लिपिड से, आरएनए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। दो वाहिद ऐसे ऑर्गेनेल्स है जिसका खुद का डीएनए के क्लोरोप्लास्ट एंड दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स, ये ज़्यादा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में लिवर सेल्स में होता है, थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर होता है, और कम जो है माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह एयरलोब हो गया, कान का जो निचला वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर बहुत कम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ओवल शेप में होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इनर जो है फोल्डेड होता है। ऐसे क्रिस्टे भी कहते हैं। क्रिस्टे क्या होता है? इर्रेगुलर फोल्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस। इसमें वहाँ पर लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे क्रिस्टे कहते हैं। मैट्रिक्स भी मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम, ये सब मौजूद होते हैं। फंक्शन इसका ये होता है एरोबिक रिस्पायरेशन करना। एरोबिक रिस्पायरेशन वो टाइप ऑफ रिस्पायरेशन होता है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनएरोबिक होता है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये की साइड पर एटीपी सिंथेसिस, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, प्रिपेयर होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी एनर्जी जनरेटर करते हैं सेल्स के लिए, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये भी आपने याद रखना है। एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स है क्योंकि इसका खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है सेल्स में, ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का होता है। ये डबल एक लेयर ये है और एक इनसाइड पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इसके मैंने आप लोग कहा कि मैट्रिक्स इसके अंदर ये डीएनए होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम्स, ये सब चीज़ें मौजूद। और क्रेस्टे जो है यहाँ पर इस लूप जो है, लूप लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रेस्टे कहते हैं। तो ये आपने ज़रूर पॉइंट्स याद करना है। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें, साइटोस्केलेटन स्केलेटन ऑफ द सेल्स, इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटो मीन साइटोप्लाज्म और सेल्स, स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क और स्केलेटन। ये एक नेटवर्क होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है और फाइबर से। थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ये मौजूद होता है। मीन सेल का ढांचा जो हम कहते हैं, लेकिन ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, बोन से नहीं, प्रोटीन और फाइबर से मिलकर बना होता है। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, ट्यूबुलिन, एक्टिन, ये सब प्रोटीन से मिलकर बना होता है। टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है लॉन्ग, हॉलो, अनब्रांच इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप नुमा शक्ल्स, मेड अ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका काम ये होता है जितने भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल होते हैं सेल में, तो ये इसमें हेल्पफुल होता है। स्पिंडल फाइबर, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का बनना ये भी माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं। इसके अलावा जो सेल में सेंट्रियोल, सिलिया हो गया, ये फ्लैजिला, ये वहाँ पर भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होता है। सेकंड वन है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट ये भी थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होता है, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस प्रोटीन को कहते हैं मायोसिन। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन, माइक्रोफिलामेंट, मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। इसका काम क्या होता है? सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना ये सेल को। इसके अलावा मसल जो है कंट्रैक्शन करता है, तो वहाँ पर भी ये माइक्रोफिलामेंट मौजूद होते हैं मसल के सेल्स में। इसके अलावा सुडोपोडिया जो है, पाल स्पॉट ऑफ द अमीबा, वहाँ पर भी मौजूद होता है। थर्ड वन है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इन दोनों के दरमियान होता है। ये इंटरमीडिएट भी इसे कहते हैं, दरमियान वाला जो फिलामेंट होता है। ये
प्रोटीन ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका काम ये होता है सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट सेल को। और ये हमारे पास साइटोस्केलेटन का ये पाइप नुमा जितने भी शेप्स है ये सब हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर मौजूद होता है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है ये, और नेक्स्ट वन जो है माइक्रो फिलामेंट, ये सब मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, सेंट्रियोल ये स्मॉल हालो सिलेंड्रिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली इन पेयर्स एंड मोस्ट एनिमल्स इन सम लोअर प्लांट्स में मौजूद होता है। एनिमल्स में सेंट्रियोल मौजूद होता है, लेकिन लोअर प्लांट्स में भी मौजूद, हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होता है, लोअर प्लांट्स में मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? इन अ सेल द टू सेंट्रियोल आर टिपिकली पोजीशनड एट राइट एंगल्स, एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर मौजूद होता है। सेंट्रोसोम पर ये मौजूद होता है, अटैच होता है एक दूसरे के साथ। डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर जो है 0.2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हर एक सेंट्रियोल जो है सिलेंड्रिकल 9 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रॉस सेक्शंस में मौजूद होते हैं। इसे ट्रिपलेट भी कहते हैं। हर एक each of the 9 microtubules further comprise 3 tubules called triplets। 3 microtubules 9 फॉर्म में जो टोटल जो है 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल का काम एक ये होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम के मूवमेंट जो है ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं सेंट्रियोल का। दूसरा है फ्लैजेला और सिलिया। सिलिया क्या होता है? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके छोटे छोटे फिंगर नुमा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला जो है, जिस तरह बैक्टीरिया में फ्लैजेलम होता है, तो ये भी बने होते हैं सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल अब यहाँ हमारे पास सेल है, सेल में ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ये टोटल जो है 9 होते हैं और एक में 3 होते हैं, तो 3 9 और 27, ये टोटल 27 जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल कुछ इस तरह का है। विक्यूल क्या होता है? विक्यूल नेक्स्ट वन ऑर्गेनेली विक्यूल। विक्यूल ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर प्लेड होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। स्ट्रक्चर जो है इसका एक मेम्ब्रेन होता है, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, विक्यूल से जो मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड होता है। इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं लेयर को। साइज़ ये एनिमल में स्मॉल होता है और प्लांट में एक होता है लेकिन लार्ज होता है। सेल शेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लूइड भी मौजूद होता है, वाटर जो लिक्विड्स होता है। विक्यूल्स कार्ड सेल शेप कंसिस्ट अमाइनो एसिड यहाँ पर मौजूद, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, साल्ट, पिगमेंट्स, ये सब मौजूद होते हैं। स्टोरेज का काम भी करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोरेज करना ये विक्यूल्स का काम होता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर होता है। मुख्तलिफ एंजाइम का काम होता है ख़तरनाक जहरीले चीज़ों को नॉन जहरीले नुमा चीज़ों में कन्वर्ट करना। अब जितने भी ऐसे सेल्स जो यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें किस तरह होता है विक्यूल्स? तो विक्यूल्स वहाँ पर 2 टाइप्स में होते हैं। एक होता है फूड विक्यूल जो खुराक का डाइजेशन करते हैं, दूसरे कंट्रक्टाइल विक्यूल जो एक्सक्रीशन करते हैं। ओवरऑल फंक्शन ऑफ विक्यूल की अगर हम बात करें तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सेल ग्रोथ के लिए काम करते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ विक्यूल कुछ इस तरह का होता है। प्लांट सेल में ये एक लार्ज जो है विक्यूल मौजूद होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोमा मीन बॉडीज़। ये राउंडेड डेंस सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रो मीन वाटर, इन लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, एंजाइम मौजूद होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। इसका काम होता है खुराक या वेस्ट को ये तोड़ फोड़ करना सेल के अंदर। ये किस ने डिस्कवर किया था? डिडीव ने 1949 में। ये कहाँ पर मौजूद होता है? एनिमल सेल में ज़्यादा होता है विद पेगोसाइटिक एक्टिविटीज़, और न्यूट्रोफिल्स जो वाइट ब्लड सेल है यहाँ पर भी मौजूद होता है। केमिकली ये लिपिड प्रोटीन एंजाइम से मिलकर बना होता है। डायमीटर जो है 0.1 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर में ये बहुत छोटा होता है। फंक्शन इसका होता है डाइजेशन ऑफ वेरियस मटेरियल इनसाइड द सेल्स।
दूसरा है कंज्यूमिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ख़त्म करना, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को। नेक्स्ट है ये ख़ुद अपने आप को रप्चर करते हैं, किल करते हैं और दूसरे चीज़ों को भी ख़त्म करते हैं, इसे इसलिए सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये किस तरह फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का, तो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। गल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स बनते हैं, ये लाइसोसोम भी वहाँ पर फार्मेशन होता है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसका मेम्ब्रेन होता है और यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होता है इसके अंदर। लास्ट वन टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेंट्रल कंट्रोल पार्ट ऑफ द सेल होता है, जो जितने भी एक्टिविटीज़ है ये कंट्रोल करते हैं। ये न्यूक्लियस सब सेल एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटीज़। शेप जो है सर्कुलर और इरेगुलर फॉर्म में होता है। डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये प्लांट सेल में साइड पर होता है, एनिमल सेल में ये सेंटर पर मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म से जो साइटोप्लाज्म से ये सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। जो मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस ये जो है ये बाहर आते हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए से, और ये डिसअपेयर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोपेज के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस तरह साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसे न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम ये सब मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, और इसका काम ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियोलस स्पेरिकल गोल होता है, सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। इसका काम होता है आरएनए सिंथेसिस और राइबोसोमल आरएनए, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, बनाते हैं। ये डिसअपेयर ड्यूरिंग लेट प्रोपेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, रीअपेयर इन टेलोपेज। प्रोपेज में ख़त्म होता है, टेलोपेज में दोबारा जो है ये अपेयर होता है। क्रोमोसोम भी यहाँ पर मौजूद होता है। क्रोमोसोम जो है ये डार्क स्टेनिंग बॉडीज़ होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कैरी करता है। इसके अलावा क्रोमोसोम जो है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, जिस तरह अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, ह्यूमन में 46 और ऑनियन में 16 क्रोमोसोम होते हैं, और ये कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स और 1 सेंट्रोमेयर पर ये 2 क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। आरएनए सिंथेसिस करना 70 to 80%। न्यूक्लियोल जो है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, और इस तरह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ये सब कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद है। तो ये थी सेल और ऑल ऑर्गेनेलीज। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे और दूसरे के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।